नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज से हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी नाटक की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी आज हम पढ़ेंगे। साथ ही इस नाटक के मुख्य बिंदु, कथन, पात्र, साथ ही कथा वस्तु को देखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने जो कहानियों की सीरीज शुरू की थी, 12 कहानियों के ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया था। 5-6 कहानियां बचती हैं, वो भी हम नाटक के साथ साथ उसको ख़त्म कर देंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। शंकर प्रसाद का जो समय है 1889 से 1937 है। जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं इस प्रकार हैं। इनके नाटक भी आपने ध्यान में रखना है, सारे ही नाटक महत्वपूर्ण हैं। जिसमें से सज्जन 1910 की है, कल्याणी परिणय 1912 की है, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी जो आज हम पढ़ेंगे 1933 की है, और अग्निमित्र अभी अधूरा इनका नाटक है। तो ध्रुव स्वामिनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1933 है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इसमें जो पात्र हैं वो देख लेते हैं। स्त्री पात्र है एक ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, ये स्त्री पात्र हैं। और पुरुष पात्र देख लीजिए, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव और पुरोहित। इसके अलावा जो गौण पात्र हैं वो है हिजड़ा, बोना, कुबड़ा, प्रतिहारी, खड़गधारणी, सामंत कुमार, शक सामंत आदि। तो ये गौण पात्र हैं। बाकी स्त्री पात्र और पुरुष पात्र ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इन पात्रों के नाम पूछे जाते हैं। अब ध्रुव स्वामिनी नाटक का हम कथा वस्तु देख लेते हैं। 4 पॉइंटों में मैंने ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथा वस्तु को लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके हम अगर मुख्य बिंदु करेंगे और साथ ही कथन पढ़ेंगे तो आपको ताकि समझ में आए, तो ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे के कारण की पड़ताल की गई है। अब ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रवृत्ति नेचर का था। सम्राट बनने के लिए सर्वथा अयोग्य था। अयोग्य मतलब इसके योग्य नहीं था। इसीलिए सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी यानी मंगेतर अथवा प्रेयसी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और स्वयं राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। चंद्रगुप्त स्वेच्छा से रामगुप्त को सम्राट स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी भी धीरे धीरे अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढलने की कोशिश करने लगती है, परंतु उस समय चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है जब रामगुप्त अपनी कायरता की सभी हदों को पार करते हुए अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के शिविर में जाता है और उसका वध कर देता है। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है, तो एक सामंत रामगुप्त को देख लेता है और उसकी हत्या कर देता है। अंत में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त सम्राट व ध्रुव स्वामिनी सामग्री बन जाते हैं। तो ये इस नाटक का कथा वस्तु है। 4 पॉइंटों में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नाटक समझ में आ गया होगा। अब इस नाटक के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सार नहीं पूछा जाता, मुख्य बिंदु ही पूछे जाते हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। नाटक का जो केंद्र पात्र है वो है ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी की यह अंतिम और श्रेष्ठ नाट्यकृति है।
इसका कथानक गुप्त काल से संबंधित है। नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्लग्न की समस्या को प्रसाद ने उठाया है। पुनर्लग्न अर्थात पुनर्विवाह पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोह है इस नाटक में। यह नाटक इतिहास की परचिंता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसकी कथा का स्रोत विशाख दत्त देवी चंद्र गुप्तम नाटक के अंशों के अन्वेषण है। अन्वेषण अर्थात खोज है। आधुनिक यथार्थवादी नाट्य कला का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में नए शिल्प का प्रयोग है। एक अंक में एक ही दृश्य का विधान है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। तो ये इस नाटक के मुख्य बिंदु हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। इतना हो सका है मैंने यहाँ पे करवा दिया है। साथ ही नंद दुलारे बाजपेयी का ध्रुव स्वामिनी नाटक को लेकर क्या कथन है वो देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी का कथा वस्तु ऐतिहासिक है, परंतु उसके मूल में समस्या का समाधान प्रमुख तत्व है, किंतु यह समस्या नाटक नहीं है। ऐसा नंद दुलारे बाजपेयी जी का कथन है इस नाटक को लेकर। अब जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसको 3 अंकों में विभाजित किया गया है और तीनों अंकों के महत्वपूर्ण कथन हैं जिनको मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में जो प्रमुख कथन है उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो रेड में जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये उनके द्वारा कहे गए कथन है पात्रों के द्वारा, तो जिनको आपने ध्यान में रखना है किस पात्र ने कौन से कथन कहे हैं, क्योंकि एग्जाम में यही कथन पूछे जाते हैं। तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए ना जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा। ध्रुव स्वामिनी का कथन है खड़ग धारणी के प्रति। ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। आगे कथन है राज्य चक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निसहायों को और दुर्लभों को पिसने दो। ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। ये भी आई थिंक पूछा गया था ये प्रश्न भी। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है, ये भी ध्रुव स्वामिनी का कथन है। इससे पहले हम आगे पढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राज धीराज। ये राम गुप्त का कथन है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। राम गुप्त का कथन है ये। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली की समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामी का कथन है। अगला है भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी का कथन है। आगे है मैं महादेवी ही हूँ ना, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है। ध्रुव स्वामिनी का कथन है। अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धृत होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। ध्रुव स्वामिनी का कथन है। मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बढ़ा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम उन लोगों की आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। ध्रुव स्वामिनी का कथन है। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। ये भी ध्रुव स्वामिनी का कथन है। आगे है मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकार नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके। ध्रुव स्वामिनी का कथन है। आगे जो कथन है
सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। रामगुप्त का कथन है। आगे जो कथन है ध्रुव स्वामी का, राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ध्रुव स्वामी का है ये कथन। आगे है निर्लज्ज मध्य कलीव, ओह तो मेरा कोई रक्षक नहीं, ठहर कर नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। ये भी ध्रुव स्वामी का कथन है। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है। चंद्रगुप्त का कथन है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि ये चंद्रगुप्त का कथन है। आगे है, मैं तुमको न जाने दूंगी, मेरे शुद्र दुर्लभ नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। ध्रुव स्वामी का कथन है चंद्रगुप्त के प्रति। आगे है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। ये पूछा गया था एग्जाम में, ध्यान हो आपको तो। नियति से अज्ञात भाव से मानो लू सी तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ध्रुव स्वामी का कथन है। आगे, मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ध्रुव स्वामी का कथन है। आगे कथन है, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्णीय कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। और ये किसका है कथन, ये मंदाकिनी का गायन है। आगे द्वित अंक में जो महत्वपूर्ण कथन है उनको हम देख लेते हैं। यौवन तेरी चंचल छाया, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, इसमें बैठ घूंट भर पी लो जो रस तू है लाया। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। कोमा का कथन है। आगे पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। पहले ये पूछा गया था कि ये किस नाटक से लिया गया है, मेरे हिसाब से मुझे ध्यान में नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया था। आगे है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। शकराज का कथन है। आगे है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। कोमा का कथन है। आगे है, उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बार्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्ता के भी अनुकूल होगी। शकराज का कथन है। आगे कथन है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है लो, मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। नर्तकियों का ये गायन है। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। ये कोमा का कथन है। आगे है, किंतु राजनीतिक का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। कोमा का कथन है। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। मिहिर देव का कथन है। स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है। मिहिर देव का कथन है। आगे है, राजनीतिक ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीतिक के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। मिहिर देव का कथन है। बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत हो जा,
प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है। मिहिर देव का कथन है, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा का कथन है, तृतीय अंक। अब हम तृतीय अंक के महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ। संसार मिथ्या है यह नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्म कांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव राक्षायणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। ध्रुव स्वामी का कथन है, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। पुरोहित का कथन है, स्त्री के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं है, किंतु असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनका तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी यह बावली मानती है। मंदाकिनी का कथन है। दोस्तों, ये तीनों ही अंकों में जो कथन पूछे गए हैं, इन कथनों को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। हाँ, मानती हूँ ज़्यादा है कथन, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इनको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है। कब कौन सा कथन पूछ लिया जाए कुछ नहीं कह सकते, तो आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी अच्छे से करनी है। मैं आपको यहाँ पे सारा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगी, बस आपको याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। चंद्रगुप्त का कथन है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकार से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दास्यवृत्ति ने उन्हें लूटा है। मंदाकिनी का कथन है। चलिए, ये तो खत्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि पसंद आया कि नहीं, मुझे आगे करवाना चाहिए, ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करवानी चाहिए कि नहीं। अगर आपको पसंद आता है तभी करवाऊंगी, नहीं तो फिर मैं इतनी फालतू की मेहनत मैं नहीं करूंगी। मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।